बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टी.एस. इलियट एज अ मॉडर्न पोइट। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये जो सवाल है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि टी.एस. इलियट को मॉडर्न पोइट क्यों कहते हैं या इनका मॉडर्निज़म से क्या ताल्लुक़ है, आज की इस वीडियो में इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में ये तमाम पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। वन बाय वन इनको डील करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। टी.एस. इलियट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और इसकी हम हेडिंग भी दे सकते हैं कि टी.एस. इलियट 1888 के अंदर मसूरी सेंट लुइस के अंदर ये पैदा हुए हैं और ये 20वीं सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट रह चुके हैं। 20वीं सेंचुरी को मॉडर्न टाइम पीरियड कहा जाता है, इसलिए इनको मॉडर्न पोइट भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी पोइट्री के अंदर आपको मॉडर्न टाइम पीरियड की जितनी भी ट्रेड्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इजीली मिल जाएंगी। जैसे कि मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर एंजाइटी थी लोगों के अंदर, अनसर्टेनिटी थी और कल्चर चेंज हो रहा था, सेंट्रल फिगर्स चेंज हो रहे, डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट्स आ रही थी। ये सारी चीज़ें आपको टी.एस. इलियट के वर्क के अंदर नज़र आएगी जो हम फर्दर सवाल के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब टी.एस. इलियट की पोइट्री की तरफ जाते हैं। टी.एस. इलियट जो हैं वो मॉडर्न टाइम पीरियड की पोइट्री करते हैं और मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर जब वो पोइट्री करते हैं तो ट्रेडिशनल फॉर्म्स और जो ट्रेडिशनल कन्वेंशंस हैं उनको पीछे छोड़ते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं। जैसे कि वो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, मल्टीपल वॉइसेस, यानी कि एक ही पोइम चल रही है जिसमें मल्टीपल लोगों की वॉइसेस आपको नज़र आएगी और इंटरटेक्सचुअलिटी आपको इसके अंदर नज़र आएगी। इसके अलावा जो मॉडर्न टाइम पीरियड की थीम है जैसे कि एलियनाइजेशन, इसके अलावा स्पिरिचुअल क्राइसिस, मॉडर्न सोसाइटी, डिके ऑफ मॉडर्न मैन, हॉलोनेस इन मॉडर्न मैन और मॉडर्न मैन किस तरीके से अपनी ही दुनिया में मस्त है और अपनी ही कम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर फंसा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको एज अ पोइट्री, एज अ थीम इनके वर्क के अंदर नज़र आएगी। फर्दर आप ये बता सकते हैं कि आने वाले सवाल के अंदर आप किस तरीके से टी.एस. इलियट के सवाल को लेके चलेंगे, बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंसेस को देखेंगे। टी.एस. इलियट की स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लैंड के अंदर जब ये पैदा हुए हैं, ब्रिटिश सिटीजन हैं, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करते हैं, लिटरेचर और फिलोसफी को पढ़ते हैं जो इनकी पोइटिक सेंसिबिलिटीज़ को इन्हांस करता है, चेंज करता है, डेवलप करता है। लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और यूरोपियन और इंग्लिश राइटर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इनके वर्क के अंदर आपको उनकी थीम्स भी नज़र आएंगी। जब हम यूरोपियन और इंग्लिश राइटर का जिक्र करते हैं तो जूलियन लेफॉर्ट जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वो अपनी पोइट्री के अंदर आयरनी, सटायर और फ्रेगमेंट जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे और ये सारी चीज़ें आपको इलियट की पोइट्री के अंदर भी नज़र आती है। इसके एक ब्रिटिश पोइट थे टी.ई. ह्यूलम जो इमेजिज्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। टी.एस. इलियट इनसे भी ज़्यादा इंस्पायर थे। इनकी पोइट्री के अंदर आपको इमेजिज्म नज़र आती है। इन्होंने टी.ई. की पोइट्री को पढ़ा भी है, उनके एक्सप्रेशंस को पढ़ा है अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी थॉट्स को इन्हांस करने के लिए। और इन सारी चीज़ों ने इलियट की पोइट्री को बहुत ज़्यादा क्लियर किया और उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज का यूज़ हुआ जो कि इवोकेटिव है, लोगों के अंदर इमोशन को इवेक करती है। अगर हम फ्रेंच और इटालियन लोगों को देखें तो दांते की डिवाइन कॉमेडी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की हद तक उसको मानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी एलेगरी को, उसकी सिंबलिज्म को पढ़ते हैं। उसके अंदर जो थीम मौजूद है मेटाफिजिकल थीम्स वो अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ करते हैं। फर्दर वो मेटाफिजिकल पोइट ऑफ 17वीं सेंचुरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे जॉन डेन कम्प्लेक्स बात करते थे, इंटेलेक्चुअल बात करते थे और टी.एस. इलियट को ये अंदाज़ उनका बहुत ज़्यादा पसंद। इसके अलावा टी.एस. इलियट ने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखी थी जिसका एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस था टी.एस. इलियट के ऊपर। इनकी पोइट्री के अंदर आपको जो हॉरर मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, डिसइल्यूजन मिलता है, बेसिकली वो वॉर के फ्रेगमेंट्स देता है। इनको आपको इनकी पोइट्री के अंदर जब स्पिरिचुअल क्राइसिस नज़र आता है, कल्चर मरता हुआ नज़र आता है, तो ये वॉर के बाद का एरिया आपको दिखा रहे हैं कि अब वॉर हो के चुकी है और उसके बाद क्या सूरत हाल। टी.एस. इलियट की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको वो बताई हैं ये इनके वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। जैसे कि इनका वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रोफ्लॉक। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर थीम यूज़ कौन कौन सी की गई हैं। एलियनेशन यानी कि इंसान का अकेला होना, उसका इंडिविजुअल होना, उसकी अर्बन लाइफ को और किस तरीके से इंसान के हिस्से डिफरेंट चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। फर्दर वो बताते हैं कि मॉडर्न अर्बन लाइफ कैसी हो चुकी है, जिसके अंदर क्या चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, इंसान कितना सेल्फ कॉन्शियस है, हेजिटेंट है, अपने डिसीजंस के बारे में ही नहीं जानता।
इसके अलावा टी.एस. इलियट के वर्क के अंदर आपको सिंबलिज्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक मिलेगी। सिंबलिज्म होता है कि किसी चीज़ की तशबीह दे के बात करना, यानी कि किसी चीज़ का हवाला दे के बात करना, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि एक तसलसल में लिखे जाना, आमद होने को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब हम टी.एस. इलियट का द लव सॉन्ग पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो इतना लंबा उन्होंने जो लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको उसके अंदर नज़र आती है। उसके अलावा आपको इसके अंदर लॉन्गिंगनेस नज़र आएगी, आपको डिलेमा नज़र आएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक जब आप इसके अंदर गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि किस तरीके से उन्होंने इसको बेहतरीन अंदाज में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अंदर एम्प्लॉय किया हुआ है। अगर आपने टी.एस. इलियट की वो वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। टी.एस. इलियट के लव सॉन्ग के अलावा भी बहुत सारे वर्क इनके फेमस हैं, जैसे कि द वेस्टलैंड। जब हम टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड पोइम पढ़ते हैं तो हमें इसके अंदर माइथोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेरी अलूजन्स, इंटरटेक्चुअलिटी, कल्चर डिफरेंसेस, मोरल वैल्यू, सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, और पोस्ट वॉर सोसाइटी नज़र आती है। इसके अंदर आपको डिसल्यूजनमेंट की थीम नज़र आती है, कल्चर मरता हुआ नज़र आता है, स्पिरिचुअलिटी क्राइसिस नज़र आते हैं, भटका हुआ नज़र आता है, कभी शायर खुद डिसअपॉइंटेड नज़र आता है। हॉलो मैन की थीम भी अगर आप देखें, इनका वर्क अगर हॉलो मैन पढ़ें तो उसके अंदर आपको एम्प्टीनेस नज़र नज़र आता है कि इंसान किस तरीके से मोरली और इथिकली गिरा हुआ है, उसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रही, और सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है। सेल्फ सेंटर्ड भी ऐसा हो चुका है कि अंदर से खोखला हो चुका है। फर्दर इसी पोइम के अंदर वो इमेजरी और सिंबलिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दिखा सकें कि इंसान जो है वो कितना बेबस है और कितना हॉलो है। अगर हम टी.एस. इलियट के स्टाइल और टेक्निक पे फोकस करें तो इन्होंने लिटरेरी अलूजन्स को यूज़ किया। लिटरेरी अलूजन्स क्या होते हैं कि जब हिस्ट्री के हवाले दिए जाते हैं, कि हिस्ट्री के अंदर अगर हम ग्रीक टाइम पीरियड के गॉड का हवाला देते हैं तो वो माइथोलॉजी कहलाता है, और वो लिटरेरी अलूजन ऑफ माइथोलॉजी है, यानी कि पास्ट का तो उसमें इवेंट एक जिक्र किया गया है, हवाला दिया गया है, लेकिन वो माइथोलॉजी से भी रिलेटेड है। अगर कोई भी बाइबल का हवाला दिया जाता है तो वो भी बिब्लिकल अलूजन यूज़ किया गया होता है। इंटरटेक्चुअलिटी से क्या मुराद है? बेसिकली इंटरटेक्चुअलिटी के कई मतलब हो जाते हैं। इंटरटेक्चुअलिटी को ऐसे ले सकते हैं कि एक पूरी पोइम का क्या मतलब है, या फिर पोइट का और टेक्स्ट का क्या ताल्लुक है। ये सारी चीज़ें इंटरटेक्चुअलिटी के अंदर आती हैं। टी.एस. इलियट अपनी पोइट्री के अंदर फ्रेगमेंटेशन एंड जस्टोपोजिशन को भी यूज़ करते हैं। दोनों लिटरेरी टेक्निक हैं। फ्रेगमेंटेशन कैसी लिटरेरी टेक्निक होती है कि जिसके अंदर बेसिकली जब पोइट थोड़ा थोड़ा अपना तज्जिया भी देता रहता है, पर्सपेक्टिव को शेयर करता रहता है कि एक कैरेक्टर कुछ बोल रहा है, दूसरा कैरेक्टर कुछ बोल रहा है, तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जस्टोपोजिशन इस चीज़ को कहते हैं कि जब एक लाइन में बात कंप्लीट नहीं होती, एक लाइन में आइडिया कंप्लीट नहीं होता, वो नेक्स्ट लाइन तक लेके जाते हैं, और नेक्स्ट लाइन के अंदर वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है, यानी कि बात शुरू अच्छाई की तरह की थी लेकिन एंड बुराई पे हो गई, या बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई, तो इसको भी जस्टपोजिशन कहते हैं। बेसिकली उनका मकसद क्या होता था कि लोगों के माइंड को झंझोड़ दें। इसके अलावा जब हम एनालिसिस करते हैं टी.एस. इलियट की पोइटिक लैंग्वेज का और वो किस तरह की इमेजरी यूज़ करते थे, तो वो अपनी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स को यूज़ नहीं करते थे, लेकिन उसमें डेप्थ होती थी, और वो इमोशनल लैंग्वेज को यूज़ करते थे। इमेजरी वो बहुत क्लियर करते थे, और माइथोलॉजी से उनका कनेक्शन था तो उसको वो ज़्यादा डील करते थे। लोगों के लिए सेंसरी अपील रखा करते थे। अपनी पोइम्स को वो म्यूज़िकल और रिदमिक बनाते थे। मीटर और पैटर्न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। वो कोशिश करते थे कि बढ़िया लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, यानी कि लोकल, कोलिक्वल, जैसे वर्ड्सवर्थ यूज़ करता है वैसी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ ना करें। लोगों की लैंग्वेज को यूज़ करें, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज भी यूज़ ना करें। इमोशनल बेसिकली लैंग्वेज यूज़ करें। जब इसी से आगे फर्दर पॉइंट है कि राइम, मीटर और मैस्कुलिनिटी इनकी वर्सेस के अंदर आपको नज़र आता है, क्योंकि ये खुद एक मर्द हैं तो मैस्कुलिनिटी इनके वर्क के अंदर आपको नज़र आएगी। ब्लैंक वर्ड्स भी यूज़ करते थे, फ्री वर्ड्स भी यूज़ करते थे, और ट्रेडिशनल मीटर को भी यूज़ करते थे। ये दिखाते थे कि किस तरीके से इनको पूरा कमांड हासिल है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। जो सेकेंड लास्ट पॉइंट मेरे पास मौजूद है वो है रिसेप्शन और इम्पैक्ट, यानी कि टी.एस. इलियट की पोइट्री क्या इम्पैक्ट रखती थी और लोग उसके पढ़ने के बाद क्या क्रिटिसिज्म किया करते थे। टी.एस. इलियट ने जब पोइट्री अपनी स्टार्ट की तो इनका जो स्टाइल था वो इनोवेटिव था, डिफरेंट था और इंटेलेक्चुअल था। लोगों ने पहले तो कहा कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इनकी फ्रेगमेंटेशन को क्रिटिसाइज़ किया, जो एलूजन्स यूज़ करते थे उसको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दिया।
जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जब वो नई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन आने वाली जनरेशन साबित करती है कि कोई चीज़ कितनी बढ़िया है और कोई चीज़ कितने मेरिट पे आती है। तो टी.एस. इलियट के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जो नए आने वाले थे, जब उन्होंने इनका वर्क पढ़ा तो उनको इनका वर्क बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लगा कि हमसे कनेक्ट कर रहा है, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा पसंद। इवन के आज के भी टाइम पीरियड के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर भी लोग इनके वर्क को पढ़ते हैं, पसंद करते हैं और कनेक्ट करते हैं। तमाम तर चीज़ें इनसे मुशाबरत रखती हैं और हमारे कोर्स का सिलेबस बनता है। जब ये सवाल एंड होता है तो एंड के अंदर आपने कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन के अंदर अपनी तमाम आउटलाइन को आप डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप इसकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं एज अ मॉडर्न पोइट। जो सारी बातें आपने ऊपर की हैं वही दोबारा आप एंड के अंदर भी बताएंगे। फर्दर नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए कि अगर आपके दिमाग में टी.एस. इलियट से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.bseln.com। इसके अलावा पास्ट पेपर, डिफरेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।